पहले वाली लाइन ये स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित, ये वाला ये मिस तू बोल रही थी मिसिंग है, ये वाला ये अच्छा ठीक। अंतरराज्यीय परिषद बताया था मैं आपको, हाँ 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 ठीक। आइए ये भी बता दिया था वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालते हैं। आइए इधर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो होता क्या है ऐसे समझिए आप, ये भारत है, ये भारत है ठीक। सरकार ने कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष, जैसे मान लीजिए ये एक विशेष क्षेत्र है, यहां पर एक समुदाय रहता है, एक समुदाय है ना, और ये संख्या में बहुत कम है। तो भारत में ये जो क्षेत्र है किसी न किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में ही होगा। तो भारत में इसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित क्षेत्र। क्या कहते हैं? अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र, स्केड्यूल्ड एरिया ठीक। अब मान लो कोई है जहां कोई ये जनजाति रहती है, यहां कोई जनजाति रहती है, इसको क्या बोलेंगे? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। मान लो भारत में कहीं है, किसी राज्य में है, किसी संघ शासित प्रदेश में है, तो भारत में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। यहां बैठा है केंद्र में कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेंगे इसे घोषित, राष्ट्रपति, चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो चाहे जनजातीय क्षेत्र हो ठीक। अनुसूचित क्षेत्र वो हेलो, अरे अभी क्लास है यार। राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र ठीक। माइक लगाए ना, हाँ। आइए, अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी समुदाय हो सकता है जो जनजाति नहीं है, और अगर मान लो किसी क्षेत्र में कोई जनजाति है और वो बहुत संख्या में बहुत कम है ना, तो सरकार उसको संरक्षित करने का प्रयास करती है। तो उस क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया? जैसे कोई कबीला अबुझ मारिया यहाँ रहती है, अबुझ मारिया जनजाति संख्या में बहुत कम है, तो इनको सहेजना, इनको संरक्षित करना भी सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है। तो इस प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, इनका प्रशासन किसके हाथ में होता है? जिस राज्य में होंगे उस राज्य के राज्यपाल के हाथों में होता है, उस राज्य के राज्यपाल। मान लो ये अनुसूचित क्षेत्र फलाना राज्य में है और ये जनजातीय क्षेत्र फलाना राज्य में है, इन क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण किसके हाथ में होगा? राज्यपाल के, राज्यपाल के ठीक। क्लियर है ना? और जो अनुसूची में आता है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा ठीक। अभी नहीं, ये इस मुद्दे से भटक गया। कूटनीतिक शक्तियां तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसको ये रटने वाली चीज नहीं, इसको समझ लो बस। अंतरराष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सिंपल सी बात। नरेंद्र मोदी फ्रांस गए और फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने कोई समझौता किया या संधि किया, तो किसके नाम से करेंगे? वो राष्ट्रपति के नाम से करेंगे। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है, संसद की अनुमति अनिवार्य है। मतलब कोई समझौता हो तो संसद में आएगा और संसद में वो पास करके अनुमति लिया। अंतरराष्ट्रीय मंचों मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है कौन? राष्ट्रपति। अंतरराष्ट्रीय मंचों व मामले में मान लो वर्ल्ड बैंक के किसी उसमें चले गए तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, है ना। किसी कोई G8 की मीटिंग चले गए तो राष्ट्रपति चले गए तो वहां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और कूटनीति के जैसे राजदूत और उच्च और आयुक्तों को भेजते हैं और उनका स्वागत करते हैं। राजदूतों और उच्चायुक्त, ये क्या है? उच्चायुक्त, राजदूतों और उच्चायुक्त है, ये एक साथ है। ये उच्च आयुक्तों को भेजते हैं और उनका स्वागत करते हैं। राजदूत जानते हो ना, आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हो, आप IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट होते हो, तो वो क्या बनता है? राजदूत ही तो बनता है ना। तो ये राजदूत और ये सब इनको कौन भेजता है? राष्ट्रपति, है ना। हालांकि सरकार तय करती है, लेकिन ऑफिशियली लेटर पर साइन किसका होगा? नहीं।
अच्छा, जितने भी आईएएस यूपीएससी से सेलेक्ट होते हैं, आईआरएस और वो सब, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, है ना। उनके नियुक्ति पत्र पर सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है, ठीक। अच्छा, मान लो कोई किसी देश का राजदूत आया तो देखते होगे आप, राष्ट्रपति महोदय ऐसे खचक खचक कैमरा खींचता है, हाथ मिलाते हैं, फिर बैठक होता है, चाय की जुस्सी बातचीत होती है, ये सब वही करते कौन? राष्ट्रपति, ठीक। अच्छा, राजदूत और उच्चायुक्त क्या होता है, पता है? सुनो, हाँ, ये दोनों वही हैं, वो ये भी बता देता हूं, राजदूत और उच्चायुक्त वो आईएफएस के लोग होते हैं, जो आईएफएस में सेलेक्ट होते हैं। देखो, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देश सुने हो? अगर नहीं सुने हो तो जान लो, राष्ट्रमंडल देश, कौन सा देश? राष्ट्रमंडल देश। अभी करंट से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी संख्या 54 है। 54, ये राष्ट्रमंडल देशों का एक समूह है ना। ये राष्ट्रमंडल देश उन्हें कहा जाता है जिन्हें कॉमनवेल्थ कहा जाता है, कॉमनवेल्थ नेशंस, है ना। ये उन्हें कहा जाता है जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, भारत भी था, तो ऐसे देशों का एक समूह है। तो मान लो राष्ट्रमंडल देशों में भारत अपना एक आईएफएस नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रमंडल देशों में वो कहलाएगा हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, है ना, हाई कमिश्नर कहलाएगा। लेकिन इनके अलावा जैसे और अन्य देश में गया, उसकी नियुक्ति हुई, तो वहां पर सीधा एम्बेसडर, राजदूत कहलाएगा। क्लियर हो गया? ये वही है, और उनका स्वागत करते हैं। ये ऐसे ही है, यहां से प्रश्न नहीं बने। ये आइए, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। बताने की जरूरत नहीं, विधेयक में सब समझा चुका हूं, है ना। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखवाते हैं। ये वाला नया पॉइंट है, देखो इसको देखो आप। राष्ट्रपति जो बजट कहते हो ना आप, तो बजट भी संविधान के अनुसार 2 बजट आते हैं, एक केंद्र में बजट जिसे केंद्रीय बजट कहते हो, और एक राज्यों का बजट, ठीक। तो बजट संसद में आएगा तो बजट में विशेष चलेंगे, लेकिन बजट एकदम सामान्य तौर पर क्या होता है? सरकार के आय, कुल आय और व्यय का अनुमान, यही होता है। अनुमान होता है ना, अनुमान कि यहां से इस वित्तीय वर्ष में यहां से इतनी इनकम होगी और यहां इतना खर्चा करेंगे। इसका एक दस्तावेज, कंप्लीट दस्तावेज को ही हम क्या कहते हैं? बजट। लेकिन बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं है। ये सामान्य सा शब्द है जो इस्तेमाल कर लिया जाता है। वास्तव में संविधान में जो इसका इस्तेमाल है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। तो ये 2 होता है, एक वार्षिक वित्तीय विवरण और एक राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। तो केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण, ये संसद में किसकी जिम्मेदारी है कि वो संसद में रखवाएगा? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी, ठीक। और राज्य का बजट की वो किसकी जिम्मेदारी है? राज्यपाल की। समझ गए? रखता ये नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है, वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि प्रतिवर्ष केंद्र सरकार का जो बजट होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, उसको संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे। फिर बहस होगा और फिर बाकी जो कुछ होता है संसद में देखोगे आप जब उधर पहुंचेंगे, ठीक। और उसी प्रकार राज्य का। लेकिन इनकी ओर से प्रस्तुत कौन करता है बजट संसद में? वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय बजट जो है उसकी जिम्मेदारी किसकी है रखवाने की? कि वो संसद में रखवाएगा? राष्ट्रपति की। लेकिन उनकी ओर से रखता कौन है, पेश कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। हाँ, और उसी प्रकार राज्य में होता है, वो राज्यपाल की जिम्मेदारी है। हाँ, अभी कौन करेंगे? ओपी चौधरी है वित्त मंत्री, तो यही देखना बजट लेके जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की, ठीक। याद रखना। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान व्यवस्था कर सकता है। देखो 3 फंड होते हैं, फंड, निधि कहते हैं ना इसे, निधि, फंड, निधि। एक को बोलते हैं भारत, एक को बोलते हैं संचित निधि, संचित निधि। एक को लाइट हल्का से बताऊंगा ना कि एकदम से ब्लैंक ना चले जाओ। संचित निधि, एक को बोलते हैं लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि,
पब्लिक अकाउंट्स, है ना। एक ये क्या हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये हो गया पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। और एक होता है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया नहीं, अभी इसको रहने दो, इंडिया में क्लासिफाई नहीं करता। और ये होता है कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड। ये तीन फंड होते हैं। वह इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 266 में, और ये भी इसका उल्लेख भी आर्टिकल 266 में, इसका उल्लेख आर्टिकल 267 में, है ना। इसलिए कि इसी आर्टिकल में भारत की संचित निधि का भी प्रावधान है और राज्य की संचित निधि का भी प्रावधान है, कोई अलग से आर्टिकल नहीं है। इसी आर्टिकल में भारत की संचित निधि भी का भी प्रावधान है संविधान में, इसी आर्टिकल में राज्य की संचित निधि का भी प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार ऐसी भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि का भी प्रावधान है उसी आर्टिकल में, है ना। क्या होता है ये देखो, जो संचित निधि है, अगर भारत की संचित निधि की बात करेंगे तो केंद्र सरकार की सारी आय इसी में आके जमा होती है, आय, इनकम। और केंद्र सरकार रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, योजनाओं में जो भी पैसा खर्ची करती है वो कहां से निकलता है, यहीं से निकलता है, व्यय भी यहीं से होता है। वैसे ही राज्य की संचित निधि में भी राज्य सरकार की जितनी आय होती है वो राज्य की संचित निधि में आती है और खर्चा भी वहीं से होता है। क्लियर है, सैलरी वैलरी सब देना है, जो भी एम्प्लॉय हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय है उनको भी सैलरी, वो सब यहीं से जाएगा। क्लियर है। आइए, सारे खर्च, चाहे सैलरी देना हो, चाहे रोड बनाना हो, सब कुछ ना। अच्छा, फिर बोलोगे सर ये क्या है, ये तो ये भी एक अकाउंट है इसका विवरण भी आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में है, वो क्लॉज 1 में है, क्लॉज 2 में। ये क्या है, आप लोग जो भी पैसा जमा करते हो बैंक में ना, आप लोग बैंक में जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो, है ना। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका पीएफ, प्रोविडेंट फंड, पीएफ होता है ना, एक निश्चित भाग कटता रहता है जो जमा होता है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद मिलता है, प्रोविडेंट फंड। ये भी तो पैसा है, ये भी पैसा है ना। तो ये पैसा इसमें रहता है, वो सारे पैसे इसमें रहते हैं, समझ लो। बैंक का जमा, डाक जमा, प्रोविडेंट फंड, वो सब भी तो पैसा है, वो पैसा यहां रहता है। वो पैसा वहां क्यों नहीं जाता, यहां क्यों रहता है? हाँ भाई, आप बैंक में जमा है, आज तुम्हारा मन किया मेरे को पैसा निकालना अपना, ये यहां से सरकार संचित निधि से, अगर केंद्र सरकार पैसा निकालना हो, कोई भी पैसा, रोड बनाना है, हॉस्पिटल, कोई भी पैसा, तो बाकायदा संसद में एक विधेयक आता है, विनियोजन विधेयक कहते हैं। मैं इससे बात सुन लो, अब इसका सही समय नहीं है जाने का, लेकिन सुन लो कि आधा अधूरा मन व्याकुल न हो रहे। बाकायदा संसद में एक विधेयक आता है जिसे विनियोजन विधेयक कहते हैं, विनियोग विधेयक कहते हैं, पारित होता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तभी पैसा निकलेगा ना। तभी, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री पैसा चाहिए गया 100 करोड़ निकाल लिए ये मोरे, ऐसा नहीं कर सकता वो। बाकायदा संसद की अनुमति से ही यहां से पैसा निकाला जा सकता है। क्लियर है बात? इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये लोगों का पैसा है। पैसा कभी भी वो निकालना चाहे तो डाक पोस्ट ऑफिस में जमा है और यहां जमा है तो इसलिए इसकी अनुमति नहीं होती। इधर आ जाओ, इधर आकस्मिक निधि। आकस्मिक से ही समझ में आ रहा होगा, इमरजेंसी टाइप का शब्द है ये, इमरजेंसी। मान लो नरेंद्र मोदी को अचानक, प्रधानमंत्री को अचानक 200 करोड़ की आवश्यकता पड़ गई। 200 करोड़, मान लो अफगानिस्तान में कोई भूचाल आया, पड़ोसी देश को सहायता राशि देनी है,
सहायता पहुंचानी है, 200 करोड़ तुरंत चाहिए ना। अब भैया 200 करोड़ का प्रोसीजर यहां अपनाएगा तो महीनों लग जाएगा संसद की अनुमति में। तो वो परामर्श करेंगे किसको? राष्ट्रपति। ये जो आकस्मिक निधि होती किसके नियंत्रण में होती? राष्ट्रपति के। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के और राज्य की आकस्मिक निधि गवर्नर के, राज्यपाल के। और वहां मुख्यमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री मांगेगा और केंद्र में प्रधानमंत्री। तो बोलेंगे राष्ट्रपति महोदय 200 करोड़ रुपए दे दिए, यहां से, कहां से? यहां से वो दे देंगे। पैसा यहां पहले निकल जाएगा, बाद में संसदीय अनुमोदन होता रहेगा, बाद में संसद की अनुमति। लेकिन यहां से पैसा तो संसदीय अनुमोदन के बाद ही निकलेगा, संसद की अनुमति के बाद ही निकलेगा। इसीलिए अगर आकस्मिक रूप से सरकार को, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को जरूरत पड़ जाए तो उसी के लिए बनाया गया है भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि। अच्छा, इसकी एक खास बात होती है, जैसे भारत की आकस्मिक निधि का इसका कॉर्पस है 500 करोड़ का। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस। कॉर्पस, इसको कॉर्पस कहा जाता है। लेकिन इससे एक खास बात है, यहां से 500 करोड़ इसमें हमेशा रहेगा, हमेशा रहता है, हमेशा। अभी राष्ट्रपति ने पीएम को दे दिया यहां से 300 करोड़ निकाल के, ऑटोमेटिकली यहां से 300 करोड़ यहां आ जाएगा, 500 करोड़ हमेशा बना रहेगा। ठीक, समझ गए? हाँ बोलो। ये लो, वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय, वही अचानक कोई व्यय आ जाए, हेतु अग्रिम भुगतान कर व्यवस्था। अग्रिम भुगतान का मतलब दे पैसा पहले दे देगा, बाद में उसका संसद में अनुमोदन होगा। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। केंद्र, ऐसे ही राज्य में भी वित्त आयोग का गठन होता है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन, और वहां केंद्र में सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। हर 5 वर्ष में गठन होता है इसका, हर 5 वर्ष में, है ना। तो वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? राज्य वित्त आयोग कार्यकाल 5 वर्ष। इसीलिए बोल रहा है हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते। कौन करेगा? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, ये वित्त आयोग करता क्या है? क्या करता है? इसका मुख्य कार्य होता है राजस्व का बंटवारा करना केंद्र और राज्यों के बीच। बहुत सारे टैक्स होते हैं ना, जो केंद्र इकट्ठा करता है, केंद्र लगाता है, राज्य इकट्ठा करता है, फिर वो पैसा केंद्र के पास जाता है, फिर शेयर बढ़ता है कि केंद्र का इतना, राज्य का इतना बढ़ता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा। कितना बंटवारा होगा कि हाँ भाई इतना टैक्स इससे इकट्ठा हुआ, 40% केंद्र का, 60% राज्यों का हिस्सा है। ये मुख्य कार्य। और क्या? और केंद्र सरकार को वित्त से संबंधित सुझाव देना, सलाह देना, ये इसका कार्य है। ठीक, बजट शब्द का ये आपका नोट है कि नीचे बजट शब्द का एक लाइन, वित्त मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संसद में बजट पेश करते हैं, आपके नोट्स में है। वो नोट्स निकाल के दिए आपको? हाँ, नहीं वो मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी आप पढ़े हैं उसको? पढ़े ही नहीं है तो कहां से चाहिए? आए, अच्छा आइए, विधायी शक्तियां देखिए आप। मतलब राष्ट्रपति जिन शक्तियों का प्रयोग विधायिका में करते हैं वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। वह संसद की बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है। ठीक, यह है राष्ट्रपति। और आपको पता है ये 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल, इसका कार्यकाल, हाँ इसका कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है, स्थायी सदन होती है। तो कुछ लोगों के मन में आएगा सर गलत बोल रहे हैं, हम तो 6 वर्ष पढ़े हैं। तो भैया वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
जबकि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोनों का 5 वर्ष होता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं सरकार एक बार जो चुनी जाती है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष ना। वो बात अलग है कि 5 वर्ष से पहले भी सरकार खत्म हो सकती है, 5 वर्ष के बाद भी सरकार रह सकती है, वो अलग व्यवस्था है, वो आप बाद में समझोगे। ये 5 वर्ष का कार्यकाल मतलब इसका कार्यकाल खत्म होगा। कार्यकाल खत्म होगा तो लोकसभा क्या होगी? भंग होगी। क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। इसी को और क्या बोलते हैं? विघटित हो जाएगी। क्या बोलेंगे? विघटित हो जाएगी। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड कौन करेगा? राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? हाँ, भंग ही होगा, भंग या विघटित हो जाएगी। कार्यकाल पूरा हो गया मतलब 5 साल पूरा हो गया मतलब सदस्यों का कार्यकाल भी पूरा हो गया। अब ये सब बाहर चले जाएंगे, अब ये राज्य लोकसभा के सांसद नहीं रहेंगे, लोकसभा खाली। उसी की अवस्था क्या बोल रहे हैं हम? भंग। और उसके बाद क्या होगा? नया चुनाव होगा देश भर में लोकसभा का, और जो जो नए जीतेंगे वो फिर से इसके 5 वर्षों के लिए सदस्य बनेंगे, हरा भरा हो जाएगा फिर से लोकसभा। क्लियर है? जबकि यहाँ ऐसा होता ही नहीं। यहाँ तो कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि राज्यसभा खाली रहे। राज्यसभा खाली रहे ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, मतलब बाहर चले गए 1/3 सदस्य। पूरे जितने भी सदस्य 3 भागों में बांट दो। तो ऐसा होता है कि कभी भी पूरे सदस्य एक साथ 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होता उनका। 1/3 सदस्यों का पूरा होता है 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में। ये 1/3 का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, बाहर चले जाएंगे, नए चुनकर अंदर आ जाएंगे। तो ये चक्र चलता रहता है। फिर 2 वर्ष बाद इनका पूरा हो गया, ये बाहर चले जाएंगे, नए अंदर। ये साइकिल चक्र चलता रहता है। इसलिए राज्यसभा कभी खाली नहीं होती। इसीलिए राज्यसभा क्या भंग हो सकती है? नहीं, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, वो एक स्थायी सदन है। ठीक। अब ये भी तो पता है आपको कि संसद में क्या होता है? सत्र चलता है। सत्र चलता है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रत्येक सत्र संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सत्र को आहूत कौन करता है? अपनी मर्जी से, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, इनके परामर्श पर। 17वां संघ कौन करता है? यही करेगा। वही तो है, ये बैठक वही तो है। वो संसद का बैठक बुला सकता है, और राष्ट्रपति बुलाएंगे। क्लियर हो गई? वे संसद के संयुक्त बैठक का आह्वान करते हैं। संयुक्त बैठक भी पढ़ा चुका आपको, अनुच्छेद 108। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुपस्थित हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर दोनों अनुपस्थित हो तो हाँ, राज्यसभा का सभापति बीच में अड़ंगा नहीं अड़ाएगा। राज्यसभा के सभापति को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता। क्लियर है? हाँ, कुछ समय के लिए, वो विशेष परिस्थिति में, वो उतना ध्यान मत दो, विशेष परिस्थिति में। वैसे सामान्य अवस्था में लोकसभा का सत्र चल रहा है तो उसको स्थगन का अधिकार उन्हीं को है। ठीक। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनगणना को मतलब वो मानते हैं, और उस समय नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ मैं समझ गया आपका प्रश्न शुरू हुआ और मैं समझ गया कि दिक्कत कहाँ है। ये 2 सदन और राज्य विधायिका में ये 2 सदन, ये 4 सदन आपने देखा होगा इंट्रोडक्टरी वीडियो में।
फिर मैंने ये बताया था कि अभी राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, यहां राज्यसभा में 245, और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटें अलग अलग हैं, विधानसभा सीटें अलग अलग की गई हैं जनसंख्या के अनुपात में। किसी राज्य की जनसंख्या कम है उसको कम विधानसभा सीट है, किसी यूपी की सबसे ज्यादा है तो यूपी की विधानसभा सीट सबसे ज्यादा। अच्छा, उस राज्य अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है ना तो उस राज्य की लोकसभा सीट भी ज्यादा होगी, राज्यसभा सीट भी ज्यादा होगी और विधानसभा सीट भी ज्यादा होगी। सवाल जो आपका है वो ये है कि लोकसभा में इतनी सीटें, राज्यसभा में इतनी सीटें, विधानसभा में इतनी सीटें होंगी, ये जनसंख्या के आधार पर होंगी, जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। तो जनसंख्या के आधार तो कौन से जनसंख्या को बेस माना गया? 1971 की में जो जनगणना हुई थी, 1971 की जनगणना को बेस मानकर ये सीटें अलॉट की गई हैं। जैसे मध्य प्रदेश को इतना लोकसभा सीट, इतना राज्यसभा सीट, इतनी विधानसभा सीट। उनका सवाल ये है कि तब तो छत्तीसगढ़ था ही नहीं जब ये सीट अलॉट की गई होगी, छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना है, तो फिर छत्तीसगढ़ को कैसे तय हुई ये विधानसभा की 90 सीट? यही सवाल है ना। हाँ सर, मतलब वो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है ना तो यहाँ के जो एमएलए अब मैं आ रहा हूँ सवाल वहीं से, जनगणना के बेस पे करते हैं। हाँ वो वहीं से पहुंचेगा। 1971 की जनगणना पे मध्य प्रदेश को सीट अलॉट कर दी गई और मध्य प्रदेश का ये हिस्सा छत्तीसगढ़ है, ये भी तो जनसंख्या मध्य प्रदेश में शामिल था। तो मान लीजिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या मतलब एक सीट, एक विधानसभा सीट मान लीजिए आप, मान लीजिए कि 2 लाख की जनसंख्या पर एक विधानसभा सीट तय की गई। कितनी? 2 लाख की जनसंख्या पर, कि भैया 2 लाख की जनसंख्या पर एक विधानसभा सीट मिलेगी। अब मध्य प्रदेश की उस समय सीट थी, उस समय थी 20 लाख। कितनी जनसंख्या थी? 20 लाख। और ये जो छत्तीसगढ़ जो बाद में बना है इसकी जनसंख्या 6 लाख, और इसकी मध्य प्रदेश जो अलग हो गया इसकी जनसंख्या 14 लाख। तो 2 लाख पर अगर एक विधानसभा, तो कुल मिलाकर कितनी विधानसभा सीट मिली थी इनको? मान लेते हैं 10। कितनी मिली थी? 10। अब 14 लाख जनसंख्या अलग हो गई, तो 14 लाख जनसंख्या मतलब इनकी कितनी विधानसभा सीट अलग हो गई? 7। और 6 लाख अलग होकर छत्तीसगढ़ बन गया, तो कितनी विधानसभा सीट? इस एरिया की 3 सीटें इसको मिल गई मान लीजिए, वही बात हो गई, ये अलग हो गए। फिर राष्ट्रपति के, हाँ वो 1971 का ही बेस पर मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो जितनी जनसंख्या अलग हुई उतनी विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ में मिल गई। ये है ठीक। हाँ 2000 हल्का हल्का तुम लोग, तेरे को याद आया है कि राज्यसभा सीट वाला एक दिक्कत था। राज्यसभा सीट जो जनसंख्या अलग हो रही थी, तो जितनी राज्यसभा सीट मध्य प्रदेश को उस अनुपात में छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा था, तो उससे संबंधित संशोधन किया गया था। क्लियर है? आपका सवाल का उत्तर मिला आपको? ठीक। अब भाई ये अलग हो गए, तो ये यहाँ इस क्षेत्र के 3 विधानसभा के फिर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे जाके। मैं तो समझाने के लिए आपको बता दिया। वैसे छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीट अलग होके मिली है? 90। क्लियर है? जो चीजें मैं पहले बात कर चुका हूं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये देखो अनुपस्थिति और ये वाला, ये बात हो चुकी है अनुच्छेद 108 में, है ना। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो 5 साल के बाद चुनाव होता है लोकसभा का, भंग हो गई फिर लोकसभा का चुनाव होता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नए सांसद चुनकर आते हैं, वही जाके लोकसभा में वहां बैठते हैं, है ना, और वहां बकलोली करते हैं, दुनिया भर का झूठ ये वो सब यही होता है। विधानसभा हो चाहे लोकसभा में यही होता है। अच्छा, तो लोकसभा का चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन, नया लोकसभा गठित हो गया, प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन आम चुनाव ना, आम चुनाव समझ गए ना, तो प्रत्येक 5 वर्ष में जो राज्य में विधानसभा चुनाव होता है उससे आम चुनाव बोलते हैं।
केंद्र में लोकसभा का आम चुनाव, पूरी सीटों के लिए चुनाव होता है, उसको आम चुनाव बोलते हैं। आम चुनाव के बाद पहला अधिवेशन, समझ रहे हो? अधिवेशन मतलब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों को संबोधित करते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया लोकसभा चुनाव के बाद पहला। लेकिन हर साल 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी गई, हर साल पहला जो बैठक होता है, पहला दिन, उसमें राष्ट्रपति फिर से दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। वो उसी की बात कर रहा है। 5 वर्ष और प्रतिवर्ष पहला कौन करता है? राष्ट्रपति। वे निम्न क्षेत्रों से राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। आपको पता है इस मनोनीत शब्द की जगह और क्या आ जाता है? और हिंदी में शब्द क्या? नाम। हाँ, नाम निर्दिष्ट, नाम निर्दिष्ट करते हैं, है ना? अच्छा, इंग्लिश में नॉमिनेटेड, इंग्लिश में नॉमिनेटेड। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा में 12 सदस्य ये जो है सीधे राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ते, सीधे मन से मनोनीत कर दिए जाते हैं। क्या राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं? मंत्रिपरिषद जो 12 नामों की सिफारिश भेजेगा, उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में साइन करेंगे, सदस्य बन जाएंगे। वो कौन से क्षेत्रों से? लेकिन ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, कौन से क्षेत्रों से होने चाहिए? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। याद रहना चाहिए, राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से होने चाहिए। लेकिन एक बार हुआ क्या था, एक बार एक विवाद हो गया था। सचिन तेंदुलकर और रेखा, जानते हो आप, अमिताभ बच्चन जी की एक्स ना, एक्स थी नहीं तो शादी कैसे हो गया है? वो जिससे भी शादी की है वो उस दुनिया में नहीं रहा। 3 शादी की है रेखा, हाँ, और तीनों निपट भी गए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, है ना? टोपी वाला ऐसा, विनोद मेहरा भी था। टोपी वाला ऐसा कुछ था, टोपी वाला नहीं मालूम, वो परीक्षा में नहीं आएगा। तो देखो, रेखा का बहुत तगड़ा अफेयर था अमिताभ बच्चन से। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड था, अमिताभ बच्चन का भी था। नहीं, पहले। लेकिन जब शादी की बारी आई तो अमिताभ बच्चन साइड कर दिए रेखा को, और हाँ, वो सन की है वो। अरे भैया, तो हीरोइन थी ना वो भी, है ना? और वो क्या है, उसके पिताश्री फिल्म उद्योग में पहले से स्थापित थे, रेखा के जो थे। ऐसा हो, रेखा नहीं, जया भादुरी के। अरे ऐसा होता है भाई, मैं बताता हूं तुमको, पुरुष अधिकांश ऐसा होता है कि जवानी में अफेयर कर लेते हैं, लेकिन जब विवाह की बात, जो समझदार होता है वो अफेयर उससे करता है जो तेज तर्रार हो, लेकिन विवाह उससे नहीं करता है। विवाह की बारी आएगी तो बहाना लेके गच्चा दे देगा, और विवाह उससे करेगा जो लगेगा कि ये वाइफ मटेरियल है ना। मतलब अब जो भी हो, मुझे तो नहीं लगता कि रेखा गड़बड़ है, लेकिन अब अब अंदर की खबर अमिताभ बच्चन जाने। पहले फिल्म ये थोड़ी, ये साला ये कौन सा कसम हो गया प्यार, नहीं, ये सब मूर्खता है। वो तो ऐसे ही लोग खबर उड़ा देते हैं। खबर तो लोग ऐसा उड़ाते हैं, देखो ये सब कहानियां बनाते हैं मार्केटिंग के लिए, कि अमिताभ बच्चन ट्रेन से वापस जाने वाले थे, तभी डायरेक्टर को खबर आया जंजीर का ऑफर मिला ना। फिर अमिताभ बच्चन का संघर्ष की कहानी बताएंगे, अमिताभ बच्चन जो है संघर्ष किए मुंबई, ऐसा कुछ नहीं किया वो। अमिताभ बच्चन की माता तेजी बच्चन, उनके पिताश्री प्रोफेसर रहे हैं और कवि रहे जाने माने, है ना। और उनकी माता श्री तेजी बच्चन, उनका तो बड़े बड़े पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट ना। हाँ, और दूसरा बात, राजीव गांधी इनका क्लासमेट था,
अमिताभ बच्चन का। तो कहाँ से संघर्ष किया होगा? बड़ा आसान होता है ऐसे संपर्क वालों को फिल्में मिलना, और फिर लेकिन बाद में क्या होता है, मार्केटिंग करने के लिए एक झूठा इमेज बनाया जाता है। वही इमेज जो खान साहब बनाते हैं, भाड़े के पत्रकार बुला बुला के, और उनके हर कोई भी भाड़े का पत्रकार माइक सामने रखा है, ध्यान से सुनना, उसमें वो घूम फिर के वो आएगा ही, गरीब बच्चों को शिक्षा पहुंचाना है, वो उस नाम पे मार्केटिंग करके पागल बना। वे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय, किसके बारे में? अच्छा हाँ, यस। रेखा और सचिन, कांग्रेस की सरकार थी और रेखा और सचिन का नाम मंत्रिपरिषद ने भेजा, और वो इन 12 लोगों में से 2 लोग रेखा और सचिन तेंदुलकर थे, जो राज्यसभा में मनोनीत कर दिए गए। रेखा के पर कोई सवाल नहीं उठा, कला है ना, कला में नाच गाना मुजरा सब शामिल है, ठीक, पेंटिंग डांसिंग ये सब कला है, तो कला के क्षेत्र से हैं वो। लेकिन सचिन तेंदुलकर जब मनोनीत किए गए तो विपक्ष मतलब बीजेपी ने उंगली उठा दी कि भाई सचिन तेंदुलकर का मनोनयन असंवैधानिक है, क्योंकि खेलना ही है यहाँ, है ना। ये सवाल उठा दिए उन लोग कि सचिन तेंदुलकर भैया वो तो खिलाड़ी हैं और कांग्रेस ने उनको मनोनीत करवाया है, तो ये तो गलत बात है। लेकिन राष्ट्रपति ने इसका जो वो दिया है ना, राष्ट्रपति ने जवाब दिया, देखो भैया, ना तो सचिन साहित्य के क्षेत्र से हैं, ना विज्ञान, ना कला, ना समाज सेवा, ना वो खिलाड़ी हैं और खेल क्षेत्र यहाँ है नहीं। उनका कहना था कि जो व्यक्ति न सिर्फ करोड़ों भारतीय युवाओं को प्रेरणा स्रोत है, जो व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है, जो व्यक्ति विश्व के करोड़ों युवाओं को इंस्पायर कर सकता है, ऐसे व्यक्ति का कार्य समाज सेवा से कम भी नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर का मनोनयन जायज ठहराया गया था इस क्षेत्र से, यहां से, ठीक। आइए, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, तो भैया अब ये प्रावधान तो है ही नहीं, ये पहले होता था लेकिन अभी नहीं है। यह प्रावधान 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले की व्यवस्था थी 2020 से पहले की व्यवस्था ये थी कि यहां तो 12 सदस्य होते थे, यहां भी दो सीटें आरक्षित होती थी, किसके लिए? आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीय के लिए। तो कम से कम 2 सदस्य एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय होने चाहिए, और ये भी कौन करते थे? राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा ना। आंग्ल भारतीय बोले तो अंतरराष्ट्रीय नफरत का नतीजा, समझ रहे हो? अश्वेत नहीं भाई, वो अंतरराष्ट्रीय कपल से उत्पन्न, मतलब माता या मतलब पिता भारतीय हो और माता यूरोप, विदेशी नहीं, यूरोप के किसी देश की नागरिक हो, हाँ यूरोप, उनको आंग्ल भारतीय बोलते हैं। तो भैया एक भारतीय और एक यूरोपीय, इन दोनों का मिश्रण, आधा अंग्रेज और आधा भारतीय होगा, इसलिए आंग्ल मतलब अंग्रेज और भारतीय मिश्रण है वो, इसीलिए बोला अंतरराष्ट्रीय नफरत का नतीजा होता है वो, है ना। तो ऐसे देश भर में से दो लोग अगर संसद में, आंग्ल भारतीयों को भी चुनाव में खड़े होने का इजाजत है, अगर आंग्ल भारतीय 5 लोग खड़े हुए लोकसभा के चुनाव में और 5 हार गए, तो फिर राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद 2 आंग्ल भारतीयों की सूची भेजती थी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हें लोकसभा में साइन करके सांसद बना देते थे, समझ गए आप, मनोनीत कर देते। ऐसा इसलिए करना पड़ता क्योंकि संविधान में प्रावधान किया था कि 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित हैं, 2 सीटें आरक्षित है। अगर कोई भी आंग्ल भारतीय चुनाव में लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाया, तब जरूरी हो जाता था कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करें। नहीं, अगर चुनाव में, अगर मान लो 5 में से 2 लोग आंग्ल भारतीय जीत गए हैं, लोकसभा में आ गए, तो भैया आरक्षित का मतलब क्या होता है? कम से कम 2 होने चाहिए, आरक्षण मतलब यही होता है। तो 2 लोग तो चुनाव जीतकर पहुंच चुके हैं, तब जरूरी नहीं है कि तब मंत्रिपरिषद कोई नाम दे और राष्ट्रपति मनोनीत करे, क्योंकि वो जो प्रावधान है ना कि कम से कम 2 लोग आंग्ल भारतीय होने चाहिए, वो ऑलरेडी चुनाव जीत के आ गए हैं। लेकिन मान लो कोई भी नहीं जीता, कोई भी आंग्ल भारतीय इसमें नहीं है, या मान लो चलो 5 में से 1 जीता,
एक बन गया सदस्य, लेकिन 2 लोग होने ही चाहिए ना, तब हो सकता है कि मंत्रिपरिषद एक नाम दे और राष्ट्रपति उसे साइन करें, क्योंकि 2 लोग करना ही है, 2 लोग होने ही चाहिए, तब मनोनीत के प्रावधान था। नहीं, तब अलग हो सकता है, तब 543 + 2 हो जाएगा। अगर मान लो 2 लोग जीत गए, चुनाव जीत गए, तो 543 रहेगा अभी के हिसाब से। तो देखो पहले क्या था, 545 सीट था, कितना था पहले ना 545 सीट था, इसमें से 543 निर्वाचित होंगे, 543 निर्वाचित होते थे, मतलब ये चुनाव लड़ेंगे, वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचित ना, और 2 लोग क्या होते थे, मनोनीत। 2 लोग, पहले की व्यवस्था ये थी, अगर 543 में कोई भी आंग्ल भारतीय नहीं आया तो 2 अलग से मनोनीत होते थे, तो कुल सदस्य हो जाते थे 545। लेकिन मान लो इस 543 जब चुनाव हुआ सीटों में 2 आंग्ल भारतीय इसमें आ गए, तो अलग से 2 मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है, तो 543 सदस्य हुआ करते थे। और ये समझ में आया? लेकिन ये याद रखना है आपको कि तो लोकसभा में कितने, 2, और विधानसभा में, राज्यों की विधानसभा में 1, ये इतनी सीटें आरक्षित होती थी। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय के लिए सीटें आरक्षित और विधानसभा में 1। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसे लोगों को ढूंढा कहां जाए, एक तो बहुत कम होते हैं देश में, है ना। अब ये प्रावधान था संविधान में, तो जरूरी था ऐसा करना। तो एक भाई 85 परिवार है, मान लो 85 लोग मिले, वो भी योग्य नहीं है, लेकिन फिर संविधान में आरक्षण है, 2 सीटें आरक्षित है, तो 2 आंग्ल भारतीय करना ही पड़ेगा। तो अयोग्य लोग तो पहले ढूंढना भी समस्या था। तो सरकार, बीजेपी सरकार ने क्या किया, 2020 में 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 पारित कर दिया, और क्या कर दिया, आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन का प्रावधान था, यहां 2 और विधानसभा में 1, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। क्लियर है बात? 104 के बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020, इसकी बात कर लेता हूं मैं। 2 सदन है हमारे यहां, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, 2 सदन है। अगर आपसे मैं पूछूं कि किस सदन में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था है, तो क्या जवाब होगा? किस सदन में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा। सीटों का आरक्षण यहां है, आरक्षण यहां है, यहां आरक्षण नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार राज्य में भी चले जाओ आप, राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद हो सकता है, तो सीटों का आरक्षण कहां? विधानसभा में, यहां भी नहीं है। अब बात आती है किसके लिए सीटों का आरक्षण है। 2020 से पहले SC, ST और एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, यही था, इन्हीं तीनों के लिए सीटें आरक्षित थी, इन्हीं के लिए होती थी ना। और इनके जो आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा और विधानसभा में, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक कितने वर्ष में? प्रत्येक 10 वर्ष में संविधान में संशोधन कर इनके आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। संविधान में संशोधन कर यह व्यवस्था अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती थी। 10 वर्ष, जब से हम आजाद हुए हैं 1950 से, तब से चल रहा है ये, ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष। लेकिन हमें वो सारे संविधान संशोधन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला खास है, ये वाला खास ये है कि इससे पहले भी संविधान संशोधन हुआ है, फिर से लोकसभा और विधानसभा में SC, ST और आंग्ल भारतीयों का आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन ये वाला जब बारी आई 2020 में, तो इसमें क्या खास रहा कि इसमें लोकसभा और विधानसभा में SC का आरक्षण, लोकसभा विधानसभा में ST का आरक्षण,
ये तो अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 26 जनवरी 2030 तक। कब तक? अब इनका व्यवस्था, अब इनको SC ST समुदाय को यहां आरक्षण है, लेकिन इसी संविधान संशोधन में इनको भी बढ़ाया जाना था 10 वर्ष के लिए, ये नहीं बढ़ाया गया, ये नहीं बढ़ाया गया। इसी संविधान संशोधन में SC और ST का लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीयों को का समाप्त कर दिया गया। बात क्लियर है? अच्छा, फिर एक और बात आती है कि भाई बताइए कि लोकसभा विधानसभा में किसको किसको आरक्षण है? अभी वर्तमान लोकसभा जो हुआ है, अभी चल रही है जो, इसमें किस किस समुदाय को सीटों का आरक्षण मिला हुआ है? SC ST बस। लेकिन 2029 से, कब से? 2029, रुको, व्यवस्था हो चुकी है, संविधान में संशोधन कर दिया गया है। अब लोकसभा और विधानसभा में SC ST और महिला आरक्षण भी हो गया है। कितना? 33%, है ना? 33%। यहां भी सीटें आरक्षित की जाएंगी और विधानसभा में सीटें किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, व्यवस्था तो हो गई है। लेकिन अभी जो केंद्र का, जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, 24 में हुआ ना, क्या इसमें महिला आरक्षण मिला था? नहीं। अच्छा, ये महिला जो आरक्षण है, महिलाओं को जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण मिला है, कौन से संविधान संशोधन से? 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023। ये दोनों संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ईयर सही याद रखना होगा आपको, 104 और 106। तो सर ST SC में वो आरक्षण है तो संख्या तो नहीं बताया किसका? कि कितना संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। मान लो ST की जनसंख्या पूरे भारत में 33% है, तो उनके जनसंख्या के अनुपात में होता है ना। क्लियर है? ये महिला आरक्षण की व्यवस्था हो चुकी है, ये संविधान में संशोधन कर दिया, मिल गया इनको। लेकिन ये महिलाएं पहली बार आरक्षण प्राप्त करेंगी 2029 के लोकसभा चुनाव से, 2029 के। अच्छा, अभी हो जाने दो, फिर बताऊंगा। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पारित हो गया है, बहुत जल्दी ये भी संशोधन हो रहा है। ये भी जो है आपको सुनाई देगा, तो इसके बारे में पढ़ना होगा, पूछेगा जरूर, लेकिन जब हो जाएगा तो बताऊंगा मैं। क्लियर है? वो तो उनके पक्ष में होने से क्या होता है, लोकसभा में बहुमत है इनका और राज्यसभा में भी बहुमत है इनका, पास होना ही है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके फायदे भी हैं, लेकिन इसका घाटा भी है। असल में बीजेपी इसको भुनाना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब जानती हो? एक साथ केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव होंगे, राज्यों का विधानसभा चुनाव भी होंगे। पीछे की बात पे चलता हूं मैं। बीजेपी जब से सत्ता में आई है इतना अति कर रही है ना, इनको ये डर है कि मान लो जिस दिन सत्ता से हम हटे तो हमारा क्या होगा। जितने पे एजेंसियां सब पे कब्जा जमा के बैठी हैं और सारे राजनीतिक दल को खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, आज आप बीजेपी में शामिल हो जाए, नहीं तो तेरे फंसा के अंदर कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये चाहती है कि इनका कोई भी विपक्ष बचे ही ना, मतलब वो चाहती है क्या, एक छत्र राज हो बीजेपी का। और जब एक छत्र राज बीजेपी का हो जाएगा, इसका मतलब किसका राज हो जाएगा? आरएसएस का। और आरएसएस का राज हो जाएगा तो किसका राज हो जाएगा? ब्राह्मण का। लेकिन सर मैं तो सुना ये लोग इसके इशारे पे चलते हैं, अंबानी अडानी के पीछे जो राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं, वो बात भी सच है। वो बात भी सच है, बिल्कुल
वो पूरा इतना पैसा जो ये इलेक्शन में मनमाना खर्च करते हैं, देता कौन है? अडानी देता है। फिर जब 5 साल के लिए अडानी पूरा वसूलता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलते सब। हाँ, इसीलिए भैया इलेक्शन में अगर कोई इतना पैसा खर्चा कर रहा है पानी की तरह, तो फिर जब सरकार में आएगा तो उसको भुनाएगा भी तो। ठीक, समझ रहे हो आप? तो भारत पर फिर किसका नियंत्रण हो जाएगा? मैं बताता हूं तुमको, आरएसएस का। आरएसएस का मतलब ब्राह्मण का। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ऐसे कुटिल लोग। मैं अरे सर, क्यों बालाजी कृपा हवा में क्यों नहीं उड़ रहा है साला? वो हवा में क्यों नहीं उड़ता है? उसका पूरा का पूरा जन्म झूठ है धीरेन्द्र शास्त्री का। पर्ची के सच की बात तो छोड़ ही दो, उसकी आइडेंटिटी झूठी है। कौन? ये प्राचीन काल से धंधा चल रहा है, ये बेवकूफ बनाने वाला भविष्य। हाँ, कोरोना के बाद लोग परेशान हुए, लोगों के घरों में मृत्यु हुई, लोग कर्ज में आ गए, तो परेशानी में है। हमेशा लोग किसको याद करता है? आदमी, भगवान। और भगवान के एजेंट ठेका कौन लेके रखा है? हाँ, आ गए, बढ़िया धंधे का समय है। तुम देख लो, इसी के बाद से तुम्हारा ये भविष्य वक्ता, एस्ट्रोलॉजर, ये वो दुनिया भर के एक्टिव हो गए। ऐप ये वो, पंडित जी ऐसे टीका लगा लेगा, देखना फिर उसके बाद एकदम पंडित की वेशभूषा में बाप के भविष्य का दावा करता है। वो धंधा चलाना है उनको, सब तरह के ग्राहक चीन। देखना एक्स आपकी छोड़ के चली गई, कैसे वापस आएगी? जानिए हमसे उपाय। इस तरह के ऐड आने लगे, सोचो, है ना? सबको पता है, इनको पता है कि बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इस उम्र में 17, 18, 19, 20 साल में परेशान होता है, वही ये सब लफड़े में। तो एक्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से परेशान, ब्रेकअप हो गया है, हमसे जानिए कैसे होगा पैचअप। शादी का योग नहीं बन रहा है। अब एक उम्र के बाद जो अफेयर में है या फिर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, इनका सबसे बड़ा इशू क्या? विवाह का। हमसे पूछिए आपका विवाह कब होगा? हाँ, फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रतियोगी परीक्षा के छात्र परेशान है, नौकरी से नहीं मिल रही। हम बताएंगे आपको नौकरी आपकी कब मिलेगी। पहले फ्री चैट तुमसे लेंगे। फ्री चैट का एक हरामखोर, वो जो गुप्ता है, एस्ट्रोटॉक क्या नाम है उसका, ऑफर कभी भी खत्म ही नहीं होता है फ्री चैट का। वो क्योंकि जानता है एक बार कोई व्यक्ति चैट कर ले उनसे, वो फंसा लेंगे, उसको ग्राहक बना लेंगे, फिर उसके बाद आप पैसा जमा करोगे। अच्छा, फ्री चैट में वो कैसी सामान्य चीजें, जैसे आप मेरे को किए, आप अपना आपके जीवन में सब कुछ है, पैसा है, नौकरी है, छोकरी है, तो आप कोई भविष्य वक्ता के फेरे में नहीं पड़ोगे। आप भविष्यवाणी के लिए केवल परेशान व्यक्ति जाता है ना। तो मैं परेशान हूं, तुमने वो कुछ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे ना, जिसमें से कोई ना एक बात तुमसे टकरा जाएगी। हाँ, वो तो मैं भी बोल दूंगा, वो तुमको बेसिक चीज कोई ना कोई बात आपसे जुड़ जाएगी, बोलोगे वाह गुरुजी जानते हैं, अंदर की बात जानते हैं, मेरी तकलीफ जानते हैं, है ना। एक सामान्य सा चीज, वो सब परेशान रहते हैं, पैसा आता तो है, टिकता नहीं है ना। एक दूसरा चीज, आपके घर में कोई ना कोई कठोर रोग से परेशान कोई ना कोई होगा ही, या बूढ़े माता पिता होंगे, या भाई बहन, या कोई होगा, वो होगा ही होगा कोई ना कोई, है ना। आपको वित्तीय परेशानी है, सबको होती है। अमीर होगा ना कोई, उसको भी वित्तीय परेशानी होगी, उसको भी किसी को, मान लो कोई 10 करोड़ का मालिक है तो उसको भी किसी को 1 करोड़ रुपए देना है, या कर्जा हो गया है, या व्यापार में घाटा हो गया है, वो होगा ही होगा। बस यही तो सब चीजें हैं। तो जितनी कुटिलता और चालाकी का धंधा है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहा है और जो ये कर रहा है, जो ज्योतिष कर रहे हैं आजकल, तो परेशानी जीवन में आई है तो परेशानी हमेशा नहीं रहेगी। परेशानी आई है तो थोड़ा समय लगेगा, वक्त के बाद क्या पता उसको सोल्यूशन ढूंढो आप।
क्या पता समय ठीक हो जाए, है ना। यही है परेशानी, इसी फेरे में तो भाई सब बाबा बैठे हैं, सब इसी फेरे में। हिंदू एकता की बात कर रहे हैं साले, हिंदू एकता, कौन हिंसा हिंदू एकता। जाओ यूपी चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, कोई दलित का बारात देखो ठाकुरों ब्राह्मणों गांव से निकल जाए तो कह देना मेरे को, पीट पाट के उनको अधमरा कर देते हैं। यार तू छोटी जात का आदमी, तू घोड़ी पे चढ़ेगा? हाँ जाओ देख लो। एक तो हाँ एक वीडियो और ये वीडियो सब, वो भी पुलिस वाला था, वो सोचो, वो पुलिस वाला था, वो सिपाही था, उसको पथराव उसके बारात में कर दिए, तोड़ फोड़ दिए पूरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई तू हम घोड़ी पे चढ़ के जाएगा? अभी भी होता है। लेकिन उसी को अभी जो राजनीति करना है इनको, हिंदुत्व एकता, हम सब एक हैं, लेकिन पर्दे के पीछे होगा वही, है ना। राजनीति के लिए हम सब हिंदू हैं, लेकिन पर्दे के पीछे होगा वही। देखो कुछ सच्चाइयां हैं, मैं किसी जाति विशेष पर प्रहार नहीं कर रहा हूं कि कुछ सच्चाइयों को स्वीकार कर लो, लेकिन हम छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, यहां पर आपको वो जाति विभाजन उतना नहीं देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आप चले जाओ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उधर आपको दिख जाएगा, हर जगह दिख जाएगा। ये चीज है। तो आपको हमें समझना होगा कि सच सत्य क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। अब होता यह है कि जब कोई सवर्ण जो है इनके पाखंड पर नहीं बोलेगा, इनका विरोध नहीं करता, मतलब वो सत्य वो भी जानता, पढ़ा लिखा है, वो भी अंधविश्वास जानता है कि अंधविश्वास फैला रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन वो नहीं बोलेगा उसको। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि इसी पाखंड से जातीय वर्चस्व निर्धारित होता है। ये जो कहानियां आपको बता दी गई हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजा से क्षत्रिय, अब बाकी लोग शूद्र वहां से पैदा हुई, आपको लगता है ऐसे पैदा होते हैं? है? वही मैं बोला ना, लोग सत्य जानकर भी इतना धर्म के में अंधे हो चुके हैं कि वो मानना नहीं चाहते। ये ब्राह्मणों ने ही किया है ये हाँ, ये सारा कर्मकांड, ये कहानियां उन्हीं की बनाई हुई है। हाँ, और कौन है ब्राह्मण? आर्य है, आर्य। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, जो कजाकिस्तान ये वाला इलाका है ना, वहां से माइग्रेट करके पलायन करके भारत आए। अब भारत में कौन थे मूल जो पहले से थे यहां पर? आदिवासी, केवल आदिवासी, है ना। यहां आए तो वर्चस्व स्थापित करना है, तो कहानियां बन गई, वेद शास्त्र एकदम कल्पना, चमत्कार कहानियां बना दिए। उनको बोले हम भगवान के दूत हैं, और हम भगवान के दूत हैं तो हमारे पैरों में रहो। इस तरह से मानसिक गुलाम बन गए। फिर इसी को धर्म और आध्यात्म का दिशा दे दी गई। यही है सच कहानी, यही है सत्य। लेकिन इसको लोग इतना डरते हैं कि मानने भी नहीं चाहते, क्योंकि बचपन से पैदा होते ही तुमको ये डोज दे दिया जाता है, बेटा जय करो भगवान, बेटा खाना खा ले बाऊ आ जाएगा। भूत पिशाच राक्षस जो होता ही नहीं है वो तुम्हारे मन मस्तिष्क में भर दिया गया है। मुझे तो बाऊ नहीं पकड़ता, मुझे बाऊ दिखता नहीं है, क्योंकि मैं मानता नहीं, है ना। और तुम लोग को डर लगता है, तुम्हारे मन में बैठा हुआ है, तो अंधेरे में जाते हो, ऐसे पेड़ देखते हो तो पेड़ में तरह तरह की आकृति दिखाई देती है, डर जाते हो, अरे राक्षस देख रहा है, चुड़ैल दिख रही है ना। तुमको कोई नहीं होता, लेकिन तुमको तुम्हारा मन ही दिखा देता है चुड़ैल। फिर कहानियां भी लोग एकदम पूरे गांव में फैला दी गई हैं। एक कुटिल आदमी, अबे वहां चुड़ैल है, सफेद साड़ी पहन के घूमती। चुड़ैल सफेद ही साड़ी क्यों पहनेगी? क्यों सफेद साड़ी पहनेगी? और पहली बात, वो भूत बन गई तो साड़ी क्यों पहनेगी? हाँ, क्यों वो साड़ी पहन के घूमेगी? वो निर्वस्त्र घूमे, उसकी स्वतंत्रता है, उसको कौन सा सामाजिक बंधन है ना। लेकिन एक आकृति, और वही बात फैल जाती है, सब लोग
कहानियां एकदम तेजी से आपको बचपने में भी आपको चुड़ैल और ये सब की कहानी तो बताएगी, जादूगरनी, चुड़ैल, ये सब जो चीज होता नहीं है। तो आपके मन मस्तिष्क में इतना बैठा हुआ है, आप बचपन में देख लो, कोई भी कहानी सुनाता था, जादूगर की कहानी सुनाता था, चुड़ैल की कहानी सुनाता था, राक्षस की कहानी सुनाता था, जो होता ही नहीं, बचपने से बैठा हुआ है, कैसे उसको रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन मैं पहुंचा 7वीं 8वीं क्लास में, तब से मैंने रिजेक्ट कर दिया था, ये साले मूर्ख लोग हैं ये लोग, ऐसे ताली पीट रहे हैं सभी, क्या कर रहे हैं ये लोग, वो पत्थर को पूज रहे हैं वहां पर, क्या है वो, आस्था है बस, कोई तार्किकता नहीं, मान लिया ये भगवान है हमारे, है भगवान है। भगवान होता इस दुनिया में तो फिर इतने अन्याय, झूठ का बोलबाला, सज्जन व्यक्ति वहां भूख से मर नहीं रहा होता, 420 मक्कार अडानी जैसे लोग बहुत अमीर नहीं हुए होते, सब देख लो, झूठ बोलने वाला लबरा प्रधानमंत्री बन के बैठा है, जितने भ्रष्ट प्रवृत्ति के हैं सब नेता बन के बैठे हैं। कहां है भगवान? अगर भगवान होता तो इस दुनिया को अच्छा होता ना। फिर उसके लिए भी एक कहानी निकाल दी गई है, राक्षस भी है, असुर भी है, वो असुरी प्रवृत्ति के हैं, उनको असुर नियंत्रित करता है, उनको असुर नियंत्रित करता मतलब भगवान की शक्ति कम हो गई। और ये तो कलयुग है, यहाँ तो 99% लोग झूठ बोलते हैं, मतलब सब असुर है। तो असुरों की पूजा करो फिर तुम लोग, भगवान की काहे कर रहे हो? असुरों की करो, असुरों का वर्चस्व है तुम्हारे, उसमें भी बोल दिया ना कलयुग, ये कलयुग ही तो है। कलयुग आएगा तो क्या क्या होगा, सब बुरा बुरा होगा, इंसान कपटी हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, लबरा हो जाएगा। लेकिन अभी बता देता हूं, जितने कपटी या झूठा लबरा है उन्हीं का बोलबाला है, अभी वही चल रहे हैं। लोग इतने मूर्ख हो चुके हैं कि उनको सत्य और झूठ में भेद करना नहीं आता, नहीं कर सकते भेद। हाँ, वह खान एकदम चालाकी से रोज भाड़े के पत्रकार बुला लेगा, बस बाथरूम में नहीं जाते उसके पत्रकार, वरना कुछ भी काम करता है वो कैमरे के सामने ही होता है उसका। मोदी कोई भी काम करेगा कैमरे के सामने ही होता है, साफ साफ झूठ बोलेंगे सामने। लेकिन मूर्खों की कमी नहीं है भारत में। हाँ, खान सर गरीबों का मसीहा, जबकि मैं जानता हूं किस प्रकार का धंधा कर रहा है वो। हाँ, हर उसके कैमरे वाले भाड़े के पत्रकार हर जगह पहुंच जाते हैं, उसके क्लास में पहुंच जाते हैं, इधर मेरे क्लास में कोई पत्रकार आता है कि मैं बुलाऊंगा नहीं तो आ कैसे जाएगा? हाँ, वो सब पीआर का एक वो है, ये ले भैया, ये ले तेरा बंधा हुआ 50,000, ये ले तेरा बंधा हुआ 50,000, आ जा, आज एक स्टोरी बताऊंगा। और सारी स्टोरी के बीच में एक कहानी कॉमन होगी, गरीबों तक शिक्षा पहुंचाना है ना, मैं देशभक्त हूं, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, जबकि एकदम गाय भैंस की तरह भर के पैसा कमा रहा है। छोड़ो उसको यार, गुस्सा आता है, लेकिन मूर्खों को नहीं समझा जा सकता। मैं कोई पोस्ट डालूंगा ना तो बता देता हूं, इतना बड़ा आईटी सेल बना के रखा होगा ना वो, ये जो आपको दुनिया भर के पोस्ट और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में डालते दिखाई देते हैं, सब आईडी उसी की है, सब उन्हीं के होते हैं। जैसे बीजेपी का होता है आईडी, वैसे ही इनका भी होता है। विकास से विकृति क्या 300 की टीम है, सारे वही लोग एक्टिव करते हैं, कमेंट लिखते हैं तारीफ करता हुआ वीडियो में, वही खान के आदमी करते हैं। और खान के लिए मैं बना दूंगा उसको पोल खोलने का, तो उसी के आदमी आके नीचे घर ही आएंगे। हाँ, यही है। लेकिन ये फिर ऐसा होता तो तुम सब तो कहानी सुनते हो ना हमेशा कि 90% जनता भेड़ ही होती है, भेड़ चाल चलती है, उनको चालाक और कुटिल किसी भी तरह घुमा सकता है ना। इतने वो सोचते हैं, और वो सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, लेकिन है वास्तव में कौन? भेड़। उनको चरा रहे हैं कुटिल लोग। जितने जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री में बाबा बाबा बैठे रहते हैं। मैं बताऊं मेरी भाषा में क्या है वो है हेडलेस चिकन। उनमें बुद्धि और विवेक नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे लोग हैं। मेरी मां भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि मेरी मां ज्यादा पढ़े लिखी नहीं है। बचपने से समाज ने जो सिखाया है, भगवान भूत पिशाच यही सब बैठा हुआ है। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा हुआ, मेरा विवेक मेरा डेवलप हो गया। पढ़ लिख कर अगर विवेक ही आपका डेवलप नहीं हुआ, तार्किकता ही डेवलप नहीं हुई, तो तुमसे बढ़िया जानवर हैं। मेरी माँ का दोष नहीं है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको वही सिखाया गया। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हो, साइंस पढ़ा है आपने, उसके बाद भी जाकर धीरेन्द्र शास्त्री का पांव धो के पानी पी लेते हो, तो तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो।
क्योंकि तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है वो चूतिया बना रहा है। छोड़ो उसको, आए। अरे इस पे थे हम लोग कहां पहुंच गए, ये पहले बता चुका हूं इसलिए मैं वहां पर समय नहीं दे रहा हूं। आइए 104 और 106 क्लियर है, तो याद होना चाहिए, कहीं भी रगड़ देगा एग्जाम में। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या खास बात हुई, SC ST के आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण व्यवस्था थी लोकसभा विधानसभा में उसे समाप्त कर दिया। 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को, SC ST के साथ महिलाओं को आरक्षण। यहां पर लोगों को शंका इसलिए होता है, लोग अगर ठीक से ना बताया जाए तो लोग तुरंत OBC भी जोड़ लेंगे, और वो शंका इसलिए होता है कि आप लोग जब पार्षद और सरपंच का चुनाव आपके गांव में होता है तो वहां भी आप सुनते हो OBC के लिए आरक्षित हो गई। भैया OBC SC ST तो है ही है वहां पर पंचायत, और वहां पर और OBC भी और महिला भी है, पहले से महिला प्लस OBC भी है, लेकिन वो पंचायत और आपका नगर पालिका चुनाव में है, यहां नहीं है। आज भी OBC नहीं है, यहां भी बता देता हूं OBC के लिए आरक्षण नहीं है, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण नहीं है। क्लियर है? सर तो जैसे वो ST और SC के लिए जो आरक्षण रहेगा उसके साथ महिलाओं का आरक्षण रहेगा, ST SC में इंक्लूड रहेगा? नहीं, अलग से है महिलाएं। महिला आरक्षण मतलब सब होता है भैया, अगर मान लो SC के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं तो उसमें 33% महिलाओं के लिए होगा। हाँ, इसमें भी महिलाओं के लिए होगा। हाँ, और जो जो अनरिजर्व्ड है उसमें भी 33% महिलाएं होंगी, जो सवर्ण। हाँ, OBC सब नहीं, वो जनरल में जाएगी। OBC के लिए सीट आरक्षण भी नहीं है ना। हाँ, इसमें नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। खुल UR का मतलब होता है सबके लिए ओपन है वो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। जैसे नौकरी में होता है ना, लेकिन नौकरी वाला कंसेप्ट यहां नहीं होगा। देखो OBC आरक्षण नहीं है, तुम महिला हो OBC, तुम्हें चुनाव लड़ना है तो तुम्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, है ना, तुम्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि OBC आरक्षण नहीं है। लेकिन महिला आरक्षण, तुम महिला हो ना, तो UR जो SC ST के अलावा जो ये वाला महिला वाला वर्ग है UR, इसमें जा सकती है क्योंकि महिला हो। हाँ, समझ गई, क्योंकि महिला हो। ठीक है, चुनाव लड़ना है क्या? तुमको मैं बता देता हूं, जिसके बाप दादा राजनीति में नहीं रहे हैं उन महिलाओं के लिए राजनीति बहुत बुरा पेशा है ना। बाप दादा उनके राजनीति में बड़े पद पर थे तो वहां की लड़कियां आराम से पहुंच सकती हैं, लेकिन ऐसे काम आम लड़कियों को राजनीति में आगे बढ़ना हो ना तो उनको शायद बहुत सारी नीचता की हदें पार करनी होगी, तब वो वहां पहुंचेंगे, है ना। बस संसद के 17वां अध्यादेश तो आप डिटेल पढ़ चुके हो। समाज सेवा, कौन समाज सेवा? कोई समाज सेवा के लिए थोड़ी ही गया है। समाज सेवा की आड़ में होता है धंधा। आपको बहुत सारे जो बड़े बड़े समाज सेवी दिखते हैं ना, ये बहुत अमीर है और उसके नाम पे धंधा होता है। NGO दुनिया भर का रजिस्टर होता है, सरकार का पैसा आता है, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ फंडिंग होती है और वहीं से अंदर पैसा अंदर, वही। हाँ, ऐसा ही होता है। पति मान लो काला धन कमा रहा है, पत्नी समाज सेवी हो जाती है और वो काला धन इधर उधर से मैनिपुलेट होता है। समाज सेवा नहीं होता है। समाज सेवा जो वास्तव में करना चाहता है वो कभी दिखावा नहीं करता, वो अपने आप समाज की सेवा किसी न किसी रूप में कर देता है, पता नहीं चलता। अगर कैमरा लेके समाज सेवा कर रहा है तो समझ जाओ धंधा कर रहा है ना। आइए, मैं भी तो करता हूं, मैं भी करता हूं। जब कोचिंग खोला मैंने तो मैं हर साल करीब 10% बच्चों को जो गरीब वास्तव में निर्धन है उनसे फीस नहीं लिया, मैं पढ़ाया हूं, लेकिन इसका मैं ढिंडोरा नहीं पीटा हूं। वो बोलना नहीं है, फिर उसका इस्तेमाल करके धंधा करना हुआ जो खान करता है वो ना। कोई लड़की होगी ना जिसको कैंसर होगा या जिसको फीस, तो उसको बुला के वो कैमरे के सामने खड़ा कर देता है, पूरी दुनिया उसका सत्य जान जाती है, मैं गरीब हूं, मेरे को फ्री में खान सर ने पढ़ाया, बुलवा देता है वो।
लेकिन वो काम करता है। और उस खान सर कितने बड़े आदमी हैं, उस बच्ची को फ्री में पढ़ाया। वो उतनी भीड़ में जितने बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाया होगा, उससे ज्यादा संख्या में मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन मैं वहां उसका ढिंडोरा नहीं पीटूंगा, लेकिन उसके एक पत्रकार बुला लूं, ऐसे रख ले, और उसको बुला लूं या फिर एक्टिंग करवा दूं। चलो, वह नियंत्रक एवं महालेखा संघ लोक सेवा आयोग वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष, ये तो पता है आपको रिपोर्ट। अनुच्छेद 29A देखो आप, ये आपके नोट्स में एक लाइन होगी क्या? कहाँ है नोनी? पन्ना कौन सा खोल के बैठी है? ये लो, ये आर्टिकल ध्यान रखना, और ये भी याद रखना। कौन सा? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर हवेली, दमन दीव। दादर नगर हवेली दमन दीव तो एक साथ है। ये 3 संघ शासित प्रदेश जहां किसके लिए, ये भी याद रखना, शांति, विकास और सुशासन के लिए विनियमन बना सकता है। इन संघ शासित प्रदेशों में शांति, विकास और सुशासन के लिए राष्ट्रपति विनियमन बना सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां सरकारें नहीं होती। ये राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेश है, राष्ट्रपति अपना शासन संभालते हैं। तो यहां विनियमन मतलब बोले तो रेगुलेशन, संसद द्वारा एक कानून नहीं बनता है, राष्ट्रपति ने एक आदेश पारित कर दिया, वही शासन है वहां का। तो किसके लिए कौन कौन से? अंडमान, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव। किसके किसके लिए? 3 मुद्दे हैं, शांति, विकास, सुशासन के लिए विनियमन बना सकते हैं। और पुडुचेरी भी है, लेकिन पुडुचेरी खास दशा में। जब पुडुचेरी में क्या होगा, वहां की विधानसभा भंग होगी, क्योंकि अगर विधानसभा है तो सरकार है, तो सरकार की फिर ये नहीं करेगा। लेकिन अगर विधानसभा वहां भंग है, उस समय शांति, विकास और सुशासन के लिए पुडुचेरी के लिए भी राष्ट्रपति विनियमन बना सकते हैं। क्लियर है? एक जम्मू कश्मीर वाला यार, मैं उसको बोला था कुछ जोड़ने के लिए, उस दिन नोट्स में जोड़ी नहीं है क्या? नए वाले में भी नहीं है क्या? चलो मैं बताऊंगा, वो आगे आएगा। तो संघ शासित प्रदेश, आइए। जब विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति पद, सब पता है आपको, पता है कि नहीं पता है? अनुच्छेद 111 ना पारित होता है, तो वो तो आपको सारा धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, सबका अलग अलग सब पता है आपको। कहां पर हैगा ना? अनुच्छेद 111 में कहां से स्वविवेक की शक्ति आ गया? अच्छा वो, हाँ स्वविवेकी है, राष्ट्रपति यहां अपने विवेक से निर्णय लेते, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं लेते। अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक पर राष्ट्रपति जो प्रतिक्रिया देते हैं वो अपने विवेक से लेते हैं, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत जो प्रयोग करता है वो भी अपने विवेक से लेता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं। क्लियर है? और 201 भी। पगली, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग ये विधेयक कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? संसद के एक अंग के रूप में कर रहे हैं ना, विधायिका में, इसलिए विधायी शक्ति। लेकिन मैं आपको बताया था, अगर विधायी शक्ति आ जाए और कोई एक चूज करना हो, ये सारे विकल्प हो तो सब है, कूट में सब सही है, लेकिन एक के आगे संविधान में स्पष्ट लिख दिया है अध्यादेश, अध्यादेश के सामने लिख दिया है विधायी शक्ति है ये। जबकि सारी जिन राष्ट्रपति जिन शक्तियों का विधायिका में प्रयोग कर रहे हैं वो सारी विधायिका की शक्ति, चाहे संसद के सत्र को आहूत करना हो, चाहे सत्रावसान करना हो, चाहे अध्यादेश जारी करना हो, चाहे विधेयक पर स्वीकृति देनी हो, ये सब विधायिका में ही तो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो विधायी शक्ति है ये। ठीक, ये सब तो आप जानते हो। 201 जानते हो, ये वही गोले में मैं पूरा समझाया हूं, अभी आप नहीं पहुंचेंगे वहां ना, ये संडे पहुंच जाइए, फिर जहां जहां फंसे होंगे मैं आपको अलग से वहां क्लियर कर दूंगा। ये सब कोई लाइन है बताओ जिसको मैं नहीं पढ़ाया हूं? बताओ। सब पढ़ा दिया, मुझे मालूम है ना।
ये न्यायिक शक्ति आ जाओ। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। पता है आपको, पता है ना? लेकिन राष्ट्रपति केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते, वो सारे राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। पता है कि नहीं? तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है ये। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 100। उच्चतम न्यायालय। अच्छा, एक बात बताता हूं, लोग कंफ्यूज होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना अंग्रेजी में। इसी को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, इसी को बोलते हैं उच्चतम, उच्चतम। और इसको बोलते हैं हम लोग हाई कोर्ट, इसी को बोलते हैं उच्च न्यायालय। केवल उच्च बोल दिया तो हाई कोर्ट हो गया। ये अभी पहली बार सुन रहे हो क्या? मैं बताया हूं पहले। अच्छा, नहीं, मुझे लगा कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, ये उच्चतम कहाँ से आ गया, हम तो सर्वोच्च सुन रहे थे ना, कभी सुप्रीम कोर्ट सुनते हैं, ये एक ही है ये, ठीक। और ये उच्च बोल दिया तो हाई कोर्ट। आइए अब 143 आर्टिकल भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से, किससे? सुप्रीम कोर्ट ना, से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं? 143। ऐसा पूछेगा आपसे, 143, ठीक। अच्छा, हालांकि मोटे मोटे तौर पर सतही जो पढ़ते हैं वो ये बोलते हैं कि जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय को देना पड़ेगा, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं विधि से संबंधित या किसी तथ्य से संबंधित, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे दे तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य। लेकिन जब आप अंदर जाओगे तो आप पढ़ोगे कि सलाह दो किस्म की हो सकती है। राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगेंगे तो दो किस्म का हो सकता है। मान लो किसी संविदा, कोई संवैधानिक ट्रीटी या विधि से संबंधित हो, है ना, तो उससे सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, वो मना कर सकता है। लेकिन अगर किसी अन्य तथ्य से संबंधित है ना, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे तो वो सर्वोच्च न्यायालय देगा। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। समझ गए आप? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं। याद रखना, ये यहां लिख तो दिया है, लेकिन ये शक्ति कार्यकारी शक्ति होती है, ये यहां नहीं लेना आपको। वो लगेगा आपको कि क्षमादान की शक्ति जो कर रहे हैं वो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति जब क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो न्यायालय से बाहर हैं, न्यायालय से यहां नहीं होना चाहिए। लक्ष्मीकांत ने भी ये गलती किया है, यहां लिखा हुआ है, लेकिन ये होगा नहीं। ये क्या है? कार्यकारी शक्ति। वहां पे मैं आपको बताया हूं, ये कार्यकारी शक्ति, क्षमादान की शक्ति में लिखा हुआ है वहां पर। नहीं, इसको यहां न्यायिक शक्ति नहीं मानना, है ना, इसको न्यायिक शक्ति नहीं मानना आप, बल्कि मैं इसको आज ही निकलवा दूंगा कल। है अपवाद लिखूंगा नहीं तो लोग, आप लोग तो न्यायिक शक्ति मान लोगे ना, वहां पे क्षमादान में तो लिखा है ना कार्यकारी शक्ति है। नहीं, इसको हाँ, सैन्य शक्तियां। अब आपको पता है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सेनापति होते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन राजनीतिक प्रमुख बोल दिया तो प्रधानमंत्री। राजनीतिक प्रमुख, तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री। वे थल जल वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अपनी मर्जी से। वो युद्ध प्रारंभ और समाप्ति की घोषणा, यलगार हो, युद्ध हो गया हमारा पाकिस्तान, घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। और समाप्त होगा तो भी घोषणा ही करेंगे अपनी मर्जी से, मंत्रिपरिषद के नोट। तीनों सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आपातकालीन शक्तियां, ये इसके बारे में ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा क्योंकि पूरा ये टॉपिक ही है, 3-4 दिन आपातकाल ही हम पढ़ेंगे और यहाँ आपको अचानक बीच में समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, बस कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां
तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। देखो सुनो, राज्य में आपातकाल एक काम चलाऊ भाषा है। जब राज्य में आपातकाल की स्थिति होती है उसके लिए संविधान राज्य आपातकाल का इस्तेमाल नहीं करता है, उसके लिए संविधान संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति शासन। ये तकनीकी रूप से ये गलत है ना, वो जब डिटेल आएगा तो मैं बताऊंगा। ये अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो आप देखो, ये नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, ये प्रेसिडेंट रूल, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी देश में लगता है, देश में कहां लगेगा? देश में या देश के किसी एक हिस्से में, ठीक। प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है, किसी राज्य में लगता है। वित्तीय आपातकाल भी देश में लगता है, यह अंतर है। लेकिन चाहे राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात होती है, तीनों को घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐसा मत बोलना राज्य में आपातकाल होगा तो राज्यपाल करेगा, ये कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? बस इतना ही जान लो आप। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति हम बात कर चुके हैं, खत्म हो गई का राष्ट्रपति। आई ये सब पढ़े नहीं हो? और कोई चीज बताओ जो बची हुई हो, कल खोज के बताओगे। अबे इसको खोजने में कितना समय लगेगा? साइंस देख लो। हाँ है 361। स्वविवेकी शक्ति बचा होगा एक, देखो कहीं पर होगा। तुम लोग को नहीं याद है, मुझे याद है। स्वविवेकी शक्ति ये देखो कहां पर है, ये देखो ये है, ये इसके बारे में बात करना होगा ना। नहीं चलो ये देख लो आप सामने, ठीक। अब देखो आप, ये वो परिस्थितियां हैं जब इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने मन से निर्णय लेगा, मंत्री परिषद के परामर्श से निर्णय नहीं लेगा। ये वो शक्तियां। इसके अलावा और जो बता चुका हूं, जैसे विधेयक पर, और कहां कहां, हाँ अपने विवेक से निर्णय ले लेता है, अपने विवेक से नहीं लेता ना। नहीं क्या, कैसे अपने विवेक से? किसी को भी बना सकता है क्या? वो नहीं रहती है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति उसकी मर्जी नहीं है भैया। उस राजनीतिक दल ने जीता है, वो राजनीतिक दल जिसको तय करेगा उसी को करेगा, है ना। मंत्रिपरिषद तो नहीं रहता, लेकिन वहां भी अपने विवेक से निर्णय नहीं लेगा वो। बीजेपी ने चुनाव जीता, बीजेपी जिस व्यक्ति को तय करेगी करना पड़ेगा उनको। तो ये विवेक कहां हुआ? अब देखो विवेक कहां आएगा। चुनाव हुआ, समझो आप, लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुए? पहले कंडीशन पे आ रहा हूं। सब पार्टी खड़ी हुई, बीजेपी खड़ी हुई, कांग्रेस खड़ी हुई, आप खड़ी हुई, है ना, तमाम भ्रष्ट पार्टियां खड़ी हो गई। बीजेपी ने जीते 250 सीटें, कांग्रेस ने जीती 225 सीटें, आप और ये छुटपुट 5-10 जो भी है 543, खत्म। चुनाव का ये नतीजा रहा, लोकसभा चुनाव का ना। और आप क्या बता सकते हो कि किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। बहुमत प्राप्त करने के लिए, मेजॉरिटी अचीव करने के लिए जितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, इसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। इसका 50% से ज्यादा कितना होगा? बहुमत कितना होगा? 276। अबे कैसे बोल रही है रे? 272, 271.5, 50%।
अबे एक बार डिवाइड करते हो इसको 2 से। 271.5 होगा, 271। लेकिन यहां तो एक सीट मतलब एक आदमी है ना, आधा कैसे काटोगे कि 271.6 बहुमत हो गया? ऐसा थोड़ी, किसी दशमलव में थोड़ी काटोगे, एक सीट मतलब एक आदमी है, तो राउंड फिगर कितना, क्या किसी पार्टी को प्राप्त हुआ? अब यहां राष्ट्रपति का पहला इस्माइल करेगा, अब मोर बारी, मैं तय करूंगा क्या होगा। क्या कैसे तय करेगा? स्वविवेकी, राष्ट्रपति की पहली स्वविवेकी शक्ति जागृत हो गई। किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। आमतौर पर होता यह है कि जो सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, देखो भाई ये स्थिति, आप 10 बार लोकसभा चुनाव करा लो, आप क्या फिक्स हो कि बहुमत प्राप्त होगा किसी पार्टी को? ऐसा तो व्यवस्था नहीं, बार बार चुनाव होगा, अरे भाई अरबों रुपए खर्च होता है ना, ऐसा नहीं होता। तो राष्ट्रपति भरपूर प्रयास करते हैं कि भाई किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन किसी प्रकार कोई सरकार का गठन हो जाए, है ना। तो क्या करते हैं, आमतौर पर जो सर्वाधिक सीटें जीती हुई पार्टी होती है, राष्ट्रपति इसको निमंत्रण देते हैं। जैसे बीजेपी है ना, क्या आप सरकार बनाना चाहेंगे, निमंत्रण इसी को देते हैं, और ये कूद के आएंगे, ओ व्हाई नॉट, इसीलिए तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो भी मूर्ख आदमी बोल रहा क्या आप सरकार बनाएंगे? अरे हम सरकार में आएंगे तभी तो मौज करेंगे, तभी तो हजारों करोड़ों घोटाला करेंगे हम। इसी ये भी अजीब बात है कि आप सरकार बनाना चाहेंगे। हाँ, हम इसीलिए तो मर कट रहे हैं अब। लेकिन ऐसी स्थिति में अब मैं बताता हूं राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति। आमतौर पे क्या होता है कि जो सर्वाधिक सीट, भले बहुमत प्राप्त न हो, लेकिन जो सर्वाधिक सीट जीती उसको निमंत्रित, कोई बात देता नहीं। राष्ट्रपति का मन किया कि मैं ओके एला निमंत्रण दूं, पहले किसी को भी दे सकते हैं। हालांकि बता देता हूं, बीजेपी वाले नेता पूरी जनता को भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे, उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट देंगे, राष्ट्रपति ये है, राष्ट्रपति वो है। ऐसा कुछ नहीं, राष्ट्रपति की मर्जी है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता राष्ट्रपति का इस समय में ना। किसको, इनको दे दिया, या इनको दे दे चाहे इनको दे दे, उनकी मर्जी। रुको तो सही, चलो इसको दे दिया निमंत्रण, राहुल गांधी स्वीकार कर लिया, हाँ बिल्कुल हम सरकार बनाना चाहेंगे। अगर इन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो कांग्रेस ने कोई भी व्यक्ति को तय किया हो, राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे? अपॉइंट कर देंगे, नियुक्त कर देंगे इसे प्रधानमंत्री, ठीक। लेकिन चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है कांग्रेस को, एक शर्त साथ में आएगी, राष्ट्रपति राहुल गांधी को अधिकतम कितने महीने का समय दे सकते हैं? 1 महीना, 1 महीने का अधिकतम समय दे सकते हैं। बोलेंगे मैं तुम्हें प्रधानमंत्री नियुक्त तो कर रहा हूं, 1 महीने के भीतर, 1 महीना में 15 दिन 20 दिन ऐसा दे सकते हैं ना, 1 महीने का समय दे रहा हूं, 1 महीने के भीतर तुम्हें लोकसभा में क्या सिद्ध करना होगा? बहुमत। क्या सिद्ध करना होगा लोकसभा में? बहुमत सिद्ध करना होगा। मतलब लोकसभा में बहुमत कैसे सिद्ध करना होगा? लोकसभा में वोटिंग होगी। अगर कांग्रेस के पक्ष में 272 वोट पड़ गए तो मान लिया जाएगा कि कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त सिद्ध कर दिया, अब वो सरकार बन गई, ठीक। बात क्लियर है? मान लो ये सिद्ध नहीं कर पाए, तो फिर से चुनाव होगा क्या? नहीं। अब ये अवसर किसको देंगे आप? दूसरा निमंत्रण। इन दोनों अवस्थाओं में आपको क्या लगता है क्या करेंगे? ये कैसे करेंगे? ये जोड़ तोड़ करेंगे, सांसदों से मिलेंगे, दूसरे छोटी मोटी पार्टियों से मिलेंगे, है ना। आपको ये बोलना है कि वो आप जाएंगे, वो बताएंगे कि हमारी नीतियां ये है, आइए हमसे जुड़िए, हम ऐसा देश का विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये किताबों में लिखा है, होगा क्या? चाहे ये हो चाहे ये हो। हाँ भाई, एक एक सांसद के खाते में 200-200 करोड़ जा रहा है, खाते में पहुंच जाएगा तुम्हारे, चलो हमारे साथ हो लो, है ना। फिर इसी समय डील भी होती है। जैसे मान लो कोई एक पार्टी है जिसके 25 सांसद हैं, एक पार्टी के 25 सांसद जीते हुए, अब ये तो इनका वो है, भगवान है ये, चाहे ये हो इसके पास पहुंचेंगे। ये सीना चौड़ा करके बैठा रहेगा, बोलो। अब आए बोले ना, देखो भाई आप हमारा समर्थन कर दीजिए,
हमारे पक्ष में आ जाइए, बहुमत सिद्ध करना होगा, आप हमारे पक्ष में वोट करेंगे 250-25 275 हो जाएगा। लेकिन इस समय जानते हो ये राजनेता जो सेवा करने का भाव जो बताते हैं सेवा करने आए, ये क्या कर रहे होंगे? वो तो मैं दे दूंगा मोदी जी, लेकिन राहुल गांधी भी मेरे पास आए थे, जैसे दुकानदार बोलते हैं, और राहुल गांधी भी मेरे पास आए थे। तो ये पट से बोलेगा टकलू अमित शाह, अच्छा कितने का ऑफर दिया? वो तो मेरे को 10,000 करोड़ स्विस अकाउंट में मेरे पर्सनल, और मेरे को मैं गृह मंत्री का पद चाहिए, और मेरी बाई बोल रही कि भाई को भी कोई मंत्री पद चाहिए, बहुत इच्छा है बेचारी की। डील होगा, बार्गेनिंग होगा, है ना, ऐसा डील होगा। और फिर अचानक आपको अगले दिन टीवी रिपोर्टर और न्यूज़ के सामने आएंगे, हम मोदी के साथ एक भारत बनाने के पक्ष में हैं, हम मोदी जी के साथ चलने को तैयार हैं, हम देश का विकास एक साथ मिलकर करेंगे, इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं ना। ठीक यही होगा, समझ गए? पहला विवेकाधीन शक्ति। अच्छा चलिए, अब सरकार बन गई, रुक जा, मान लो 300 बीजेपी की बहुमत है, बीजेपी का बहुमत है ना, 300 सीटें हैं। प्रधानमंत्री आते झूठ बोलते कि मान लो अगर कोई भगवान होगा भी नहीं, इन लोगों के हिसाब से है। अचानक कोई भगवान आएगा, साला तो बहुत चूतिया बना है, राम नाम लेके मेरे नाम से बहुत घटिया राजनीति करता है, बहुत लबरा है, तो झूठ बोलता है, टेटवा दबा दी, निपट गए। नरेंद्र मोदी खबर आई, नरेंद्र मोदी नहीं रहे, नरेंद्र मोदी अब अवतार लेंगे, कल की अवतार, है ना। प्रधानमंत्री बिना अपना उत्तराधिकारी घोषित किए निपट गया, उसको इतना वक्त ही नहीं मिला। और उत्तराधिकारी का मतलब ऐसा नहीं कि मरते मरते बोल दिया मेरे बाद ये गांजा बनेगा, ऐसा नहीं, वो सब ऑफिशियल होता है ना। तो अगर इस पार्टी का बहुमत है, लेकिन प्रधानमंत्री बिना अपना उत्तराधिकारी घोषित किए अचानक मृत्यु हो गई, फिर राष्ट्रपति की दूसरे अब आए घेरे में, भाई प्रधानमंत्री तो नहीं रहा, अब मैं तय करूंगा। देखो 300 में से एक सांसद भले कम हो गए, 299, लेकिन अभी इस पार्टी का बहुमत है ना, तो सरकार तो इसी की रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति अब भी इन्हीं सांसदों में से किसी एक को प्रधानमंत्री ने अगला नियुक्त करेंगे, लेकिन अब यहां मर्जी वो उनकी होगी, उनके अपने हिसाब से। अब यहीं पर राष्ट्रपति की एक एक्स थी, अमरौतीन बाई बोली है, उसको भी पता था, अरे यार अच्छा मौका है, वो पहुंच गए राष्ट्रपति महोदय। याद है आपको कॉलेज के दिन, कितना प्यार करते थे आप मुझको, बिना मांगे सब कुछ दे देते थे। राष्ट्रपति बोलेंगे रोगी बोला मालूम है कबर आया ते चाहतस तोला मैं प्रधानमंत्री नियुक्त कर दूं, ऐसा नहीं हो, ते कितना बड़ा रोगी है मैं जानता हूं, मतलब धोखा देके वो मंत्री संघ विधायक संघ निकल दे रहे है ना। तो अब ये किस उनकी मर्जी, वो नियुक्त कर देंगे। लेकिन ऐसी अवस्था में जब किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, वो उन्हें भी अधिकतम 1 माह का उस समय दिया जा सकता है। 1 माह के भीतर उन्हें क्या करना होगा? बहुमत तो ऑलरेडी है, लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध करना होगा। क्या होगा? विश्वास मत हासिल करना होगा कि लोकसभा में 50% से ज्यादा तुझे प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। क्लियर है? कॉन्फिडेंस प्रूफ, ही हैज टू प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा विद इन 1 मंथ। क्लियर है? ये कॉन्फिडेंस और ये क्या है? मेजॉरिटी, टू प्रूव मेजॉरिटी। क्लियर है? चीजें बहुत आसान है ये सब। हाँ है। ये देखो आखिरी वाला, रुक, हाँ, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। नहीं मतलब जो 5 साल का है। हाँ तो 3 साल तक रहेगा, हाँ उसके बाद लोकसभा भंग हो जाएगी। वह मंत्रिमंडल विघटित कर सकता है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद को विघटित कर सकता है। कब? जब वो अपना बहुमत खो दे। समझ गए आप? या विश्वास मत साबित न कर पाए, पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर सकता है। और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर लोकसभा को
भांगिया भी गठित कर सकता है। अनुरोध, लोकसभा को भंग करना। एक तो देखो परामर्श देके कभी भी 5 साल के भीतर प्रधानमंत्री कभी भी परामर्श देके लोकसभा भंग करवा सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लो पर नरेंद्र मोदी वही आ गया, 1 साल हुआ है, अब बोल रहा भंग कर दो लोकसभा, तो क्या फिर से चुनाव होगा? है ऐसा तो कभी भी राजनीतिक अपने फायदे के लिए कभी भी लोकसभा भंग करवा देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहां पर परामर्श नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अनुरोध। कई बार इसको समझाता हूं कैसा होता है, जैसे 5 साल का होता है कार्यकाल, अभी 4.5 साल हुआ है, और बीजेपी को लग रहा है अभी अभी राम मंदिर का उद्घाटन है, अभी अगर चुनाव हो ही फायदा मिली है मल्ला, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति महोदय? भंग कर दीजिए, है ना। फिर चुनाव डिक्लेयर होगा, अब वो समय का फायदा उठाना चाहेंगे, है ना। और ये तुमको बता दूं, ये अनुरोध कुछ नहीं होता है। अब गया वो जमाना जब कोई राष्ट्रपति था तो उसका राष्ट्रपति का एटीट्यूड और अपने कर्तव्य जानता था। अब जितने तलवे चाटने वाले हैं, पिछवाड़ा धोने वाले हैं, वही ये सब पद प्राप्त करेंगे, है ना। चलो, दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। हो गया क्या सारे टॉपिक? ये फैक्ट है, एकदम सिंपल सा फैक्ट। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति रहे? और साथ में एक बात याद रखना, और ये भारत रत्न भी मिला हुआ है। कौन कौन से राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला हुआ है? कौन सा राष्ट्रपति सर्वाधिक कार्यकाल? तो ये सबसे इकलौते 2 बार राष्ट्रपति बने, अभी तक कोई दूसरा भारतीय 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। उसके बाद ये सीरीज याद रखना, है ना। राजेंद्र जाके गिरे राधा की गोद में, मैं आपको एक बताऊंगा आगे, मैं कोड बताऊंगा आपको, भारत के जितने राष्ट्रपति हुए उनका एक क्रम याद रहे आपको, क्योंकि यहां से भी बन सकता है ना। यही है पूरा लिस्ट, ये आपका है ना, ये फैक्ट खत्म। ये 16वीं है, ये कौन सी है? 15वीं राष्ट्रपति है, 16वां चुनाव है, लेकिन क्रम की राष्ट्रपति 16 चुनाव इसलिए बोल रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने ना। 16वां चुनाव है लेकिन राष्ट्रपति ये 15वीं है।